अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान का आज बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से मुकालमा हुआ है। नैब तरामीम केस में अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर इमरान खान को आज दलाइल देने का मौका दिया गया और उनके दलाइल के दौरान केस से हटकर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरे हुए। मुज़ाकरात और सियासी जमातों के साथ बैठने पर बात हुई। इमरान खान ने जजेस के सामने कहा कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। इमरान खान ने गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस से शिकवा भी किया कि कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हूं, जिसके बाइस केस बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। साथ ही इमरान खान के दलाइल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। आज समात और मुकालमे का अहवाल आपके सामने रखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान मुसलसल ये दावा कर रहे थे कि अडियाला जेल में उन्हें कैद तन्हाई में ऐसी बैरक में रखा गया है जहां डेथ सेल से भी बुरे हालात हैं और जहां दहशत गर्दों को रखा जाता है। इमरान खान के मुताबिक यहाँ तक कि कैदियों को हासिल बुनियादी हुकूक से भी उन्हें महरूम रखा गया है। साथ ही मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए आज हुकूमत ने अडियाला जेल में इमरान खान के बैरक की तस्वीर, सहूलतें और मुलाकातों की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें वो सारी सहूलियात दिखाई गई हैं जो जेल में इमरान खान को हासिल हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने नैब तरामीम केस की गुज़िश्ता समात में वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान जेल में अपने हालात से मुताल्लिक कुछ बातें की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी कानूनी टीम को उन तक रसाई नहीं दी जा रही है और साथ ही उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। लिहाजा कानूनी तकाज़ों के मफाद में और दुरुस्त हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पर लाने के लिए इमरान खान से जेल में मुलाकातों की माहाना रिपोर्ट और बैरक्स की तस्वीर को अदालत के मुशाहिदे के लिए रिपोर्ट के साथ लगाया गया है। मजीद ये कि अगर अदालत मुनासिब और ज़रूरी समझे तो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करने के लिए जुडिशल ऑफिसर को कमीशन की हैसियत से तैनात कर सकती है। इसलिए इस्तदा की जाती है कि इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इजाफी दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अदालत के सामने रखा जाए। इसके बाद रिपोर्ट में अडियाला जेल में इमरान खान के सेल की 6 तस्वीर लगाई गई हैं। पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि इमरान खान के सेल में LED, रूम कूलर, स्टडी टेबल, कुर्सी और बेड रखा हुआ है। साथ ही वॉश बेसन भी तस्वीर में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में इमरान खान को वॉक के लिए फराहम की गई खुसूसी गैलरी दिखाई गई है, जिसमें वो दिन में 2 दफ़ा वॉक कर सकते हैं। तीसरी तस्वीर में इमरान खान के लिए मुख्तस किचन दिखाया गया है, जिसका मेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक खुद इमरान खान तय करते हैं। चौथी तस्वीर में इमरान खान की ख्वाहिश पर फराहम की गई किताबें दिखाई गई हैं। पांचवीं तस्वीर में इमरान खान को फराहम की गई वर्जिश की सहूलियात दिखाई गई हैं, जिसमें एक्सरसाइज बाइक और एक स्ट्रेचिंग बेल्ट नजर आ रहा है। जबकि छठी और आखिरी तस्वीर में जेल में इमरान खान का बुक शेल्फ दिखाया गया है। पहले इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें ऐसी जेल में रखा गया है जहां दहशत गर्दों और मौत के कैदियों को रखा जाता है, मगर जैसे ही आज हुकूमत ने जेल में सहूलियात की तस्वीर और रिपोर्ट जारी की तो इमरान खान के इंस्टाग्राम पेज से की गई पोस्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिर्फ शादी करने के जुर्म में इस छोटे से कमरे में रखा जा रहा है, जिसमें कोई सहूलियात नहीं है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जिसके वो हकदार हैं। तारीख़ पाकिस्तान में इस गैर मामूली फाशिज़म को याद रखेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट में कहा गया है कि 10 माह से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को एक काल कोठरी नुमा जगह में नाहक पाबंदी सलासल रखा गया है और अब उन पर जो केस है वो ये है कि उन्होंने शादी क्यों की है। जबकि दूसरी तरफ टाउट से ये बयानियाँ घड़ रहे हैं कि इमरान खान कैद में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शर्म इनको मगर नहीं आती। जबकि PTI के सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को सहूलियात दी गई हैं वो 2-3 रातें उनके सेल में गुजारें। जबकि असद कैसर ने इस पर बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं। हुकूमत के ख्याल में इमरान खान साहब को तो बड़ी ज़बरदस्त सहूलतें मिली हुई। मीर साहब वो ज़रा आप क्लिप्स चला दीजिएगा और उस पर वो सेल जो उनका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है, जो ये लोग कहते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त सहूलतें हैं, मैं उनको कहता हूँ जी आप 2-3 रातें उधर गुजार लें। वो सेल आपका मेरा ख्याल है तकरीबन 7 फुट बाय 9 फुट से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो आप वहाँ पे उनका पलंग देखें और वो नैरो सा है, 3 फुट का भी नहीं होगा और वहाँ पे उनकी एक बुक शेल्फ है और राइटिंग टेबल है और वॉश बेसन है। जो ये बात करते हैं उनसे जी आप उधर रह जाएं और जहां पे उनके लिए वो वॉकिंग के लिए कॉरिडोर सा है, वहां पे तो एक छोटा सा कॉरिडोर है और मेरा ख्याल है तकरीबन 15 फीट का होगा टोटल और वहां पे 15 फीट आदमी जो वजीर आज़म इमरान खान साहब के फिजिकल फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह रखने वाला शख्स, उसके लिए 15 फुट तो वो 2 छलांगे मारे तो 15 फुट वो कवर कर लेते हैं। उनके लिए वो क्या सहूलियत। इमरान खान के साथ जो है ना जो जुल्म हो रहा है, आप ये भी कहते हैं सहूलतें दी जा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह जो है ना वहाँ उसकी बीवी के साथ जो रवैया रखा जाता है, फिर अदालत के अंदर जो अल्फाज बोले जाते हैं जो ताकि उनको अंदर से टूट का शिकार हो। लेकिन इमरान खान जो है ना एक मजबूत दर्शक आदमी है, वो हालात का मुकाबला करेगा।
इसके अलावा इमरान खान मुलाकातों में रुकावटें डालने की शिकायत भी कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज जमा कराई गई रिपोर्ट में इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के बाद 28 सितंबर 2023 से लेकर 30 मई 2024 तक मुलाकातों की तफसीलात दर्ज की गई हैं, जिनमें इमरान खान के घर वालों और डॉक्टर्स के साथ साथ वुकला और सियासतदानों की बड़ी तादाद शामिल है। इमरान खान से इन 8 महीनों यानी 240 दिनों में 77 दिन एक या एक से ज़ायद मुलाकातें कराई गईं, जिनकी मजमूई तादाद 105 बनती है। यानी 28 सितंबर 2023 से 30 मई 2024 तक हर 3 दिन में इमरान खान से एक या एक से ज़ायद मुलाकात होती रही है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन ऐसे भी थे जिनमें एक ही दिन में इमरान खान से अलग अलग बैचेस में 3 या 4 मुलाकातें भी कराई गई हैं और एक बैच में 5 से 7 अफराद तक शामिल थे। मगर सिर्फ यही नहीं, 28 मार्च 2024 को 18 अफराद ने एक बैच में इमरान खान से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने आज ये रिपोर्ट जमा करा दी है और इस तरह की है कि उसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। साथ ही अगर अदालत मुनासिब समझे तो हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए किसी जुडिशल अफसर को कमीशन के तौर पर तैनात करे। दूसरी जानिब इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की गई मुतनाज़ ट्वीट पर तहकीकात के लिए FIA की टीम आज दोबारा अडयाला जेल पहुंची थी, मगर इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेशी की वजह से टीम इमरान खान से तफ्तीश नहीं कर सकी। इसके अलावा आज इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी है। सारी सूरत पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से। अरफा, बहुत शुक्रिया, सारा दिन आप इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे, आपने तहकीक भी की है। जेल बहरहाल जेल होती है, उसे किसी भी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक इंसान जो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो उसका मुतबादिल हो सकती है, चाहे कितनी भी सहूलियात हो। मगर तहरीक इंसाफ का भी दावा है कि बहुत कम सहूलियात हैं, बहुत बुरे हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है। अगर किसी को शौक है तो जाकर देख ले, क्या वाकई ये एक जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है, या फिर जो आम कैदी हैं उनके जैसा ही उनके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है? देखिए, आपको ना शाजिब पहले एक समरी सी बता दूं कि जेल जो वो किस कैटेगरीज़ की होती हैं। 3 कैटेगरीज़ की होती हैं जेल, A, B, C। C कैटेगरी जो होती है वो एक आम बंदे, जो आम एक मुजरिम होता है उसके लिए होती है। A और B आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्पेशल लोगों के लिए होती है, वो भी अपॉन रिक्वेस्ट होती है। जो साबिक वज़ीर आज़म होते हैं उनके लिए A कैटेगरी जो वो रखी जाती है। A और B में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। A में AC की सहूलत फराम की जाती है, जबकि B में जो वो AC नहीं होता। सिर्फ ये एक मेन जो वो फ़र्क है, बाकी A और B में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और B कैटेगरी के अगर मुजरिम होते हैं, जो कोई एक मशहूर पर्सनालिटी होती है, अगर वो रिक्वेस्ट करें तो ये हो सकता है, अगर जेल जो प्रिजनल रूल्स हैं पंजाब के अगर उसके अकॉर्डिंग अगर होता है तो इजाज़त उनको मिल सकती है A कैटेगरी में प्रमोट होने की या उधर वहाँ जाके उनको रखने की। एक और भी जेल होती है कसूरी जेल जिसको कहते हैं, वो वहाँ उस तरह के मुजरिम होते हैं जिन्होंने जेल में रहकर कोई और मजीद जुर्म किया हो, तो जो कसूरी जेल होती है उसमें वो उन्हें रखा जाता है। अब ये बात है कि जो साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI जो हैं उनको अभी जो वो A क्लास में जो वो रखा हुआ है। ये है कि जब वो अटक जेल में थे तो वहाँ उनको C क्लास में रखा हुआ था। अटक जेल में उस तरह से सहूलियात नहीं थी और इसी वजह से जो तमाम साबिक वज़ीर आज़म थे उनको जो है वो अडयाला जेल में ही प्रेफर किया जाता है और वहीं जो वो उनको रखा जाता है। इसी वजह से जो बानी PTI थे उनको भी जो वो आज जो अटक जेल से जो अडयाला जेल है वहाँ जो उनको मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन देखिए, बहुत ही एक अजीब सी बात है कि जो गुज़श्ता समाअत थी नैब तरामीम के हवाले से, उसमें बानी PTI ने कैटेगोरिकली कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझसे जो है वो वकला की जो है मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन जो आज हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनकी तरफ से जो आज अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़ात, उससे तो बिल्कुल ही अलग हमें एक समा मिलता है। और फिर जब कड़ी से कड़ी आप जोड़ें, क्योंकि जब मैंने सेशन अदालत में साइफर केस की भी जो है वो समाअत कवर की थी, तो उसमें जो जेल रूल्स के मुताबिक कुछ इजाज़त ली गई थी बानी PTI के वकला से कि उनको एक्सरसाइज की मशीन जो है प्रोवाइड की जाए, उनका कमरा जो उनका एक कॉरिडोर आप कह लें वो एक थोड़ा सा छोटा है उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। तो तब के जो जज थे अबुल इस्ताद जुल्करनैन, उन्होंने उनकी तमाम दरख्वास्तें मंजूर की थी और उनको एक साइकिलिंग वाली जो वर्जिश होती है फिजिकल फिटनेस के लिए वो भी उनको प्रोवाइड की थी। और फिर जो उनका एक कॉरिडोर था जो उसको भी एक्सपैंड करके तकरीबन वो 55 से 60 फुट तक जो उसको कर दिया था, यानी कि वो वॉक कर सकते थे। ये जाहिर सी बात है हमने खुद अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन ये बकौल उस टाइम के जज अबुल इस्नाद ये उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं उन दस्तावेज़ात में जो लगी हुई थी उससे वो चीज़ जो प्रूव हो जाती है, क्योंकि बानी PTI को तकरीबन तमाम ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने की या जो वो करते थे अपनी आम रूटीन में, वो चीज़ उनको
अदालत की तरफ से जो थी वो उधर जो है वो हमें नजर आती है कि वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। आप उनको जाहिर सी बात है वो फिटनेस फ्रीक हैं थोड़े से, तो उनको जो साइकिलिंग जो साइफर केस के जज थे उन्होंने जो दी थी वो भी हमें वहाँ नजर आई। फिर जो एक कमरा था वहाँ तमाम जो ज़रूरियात होती हैं वो हमें नजर आई। ड्राई फ्रूट्स भी इवन के हमें नजर आए, उसमें हमें बादाम नजर आए, उसमें हमने अखरोट जो है वो नजर आए। एक कॉफ़ी मेकर भी आप देख सकते हैं वो भी वहाँ पड़ा था, चाय की भी जो वो जगह थी। फिर ये है कि जो उनका बेड था अगर उसके साथ आप देखें तो इस तरह की एक होती है कि जेल में शायद जो फर्नीचर है वो अच्छा नहीं होता, टूटा हुआ होगा, लेकिन इस तरह की भी बात नहीं है। बेड भी हमें बिल्कुल ठीक नजर आया, मैट्रेस भी उसके ऊपर बिल्कुल ठीक था, और साथ में जो एक जो ऑफिस चेयर होती है, जो रिवॉल्विंग चेयर होती है, वो हमें उस कमरे में नजर आई। और फिर साथ में जो बुक्स उनको वकला देते थे तारीख पर मबनी थी, उसमें नेल्सन मंडेला की भी बुक है, तो वो तमाम चीज़ें जो वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो करते थे जब वो जेल में नहीं थे, वो सारी चीज़ें हमें जो है वो उस जेल में नज़र आती हैं। और शाज़ेब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अदालती अमला एक जो है वो बानी पीटीआई के सेल में गया था और मेरी उससे जो मुलाकात और बात करने का जो इत्तेफाक हुआ, तो जो मंजर कशी उन्होंने की थी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर हमें जो वो सामने नज़र आई है कि एक खुला सा जो है कॉरिडोर है और उसके बाद फिर कमरे हैं दो, और ये जो चीज़ें जहाँ पड़ी हैं, जहाँ खाने पीने का सामान है, जहाँ इवन के सॉफ्ट ड्रिंक्स भी वहाँ पड़ी हैं, ये दूसरा कमरा है। इससे पहले भी एक कमरा है जहाँ से गुजर कर दूसरे कमरे में आते हैं, और दूसरा कमरे में जो उनकी तमाम बेड वगैरह की जो वो चीज़ें, तो ये एक जो हालात हैं जेल में बानी पीटीआई को जो दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से अरफत तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान और यूएसए का मैच हो रहा है T20 कप में। 19.4 ओवर्स में पाकिस्तान ने 151 रन बनाए हैं, 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए हैं, और बहुत शुरू में बुरी हालत नजर आ रही थी। टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से ये डर पैदा हो रहा था कि कहीं आज के मैच में टीम कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी। मगर उसके बाद हमें नजर आया कि एक पार्टनरशिप बनी शादाब खान के दरमियान और बाबर आजम के दरमियान, जिसकी वजह से टोटल थोड़ा रिस्पेक्टेबल हमें होता नजर आ रहा है। शाहीन आफरीदी भी खेलते नजर आए हैं, जिसकी वजह से हमें अब 150 से ऊपर पाकिस्तान का स्कोर ज़रूर नजर आ रहा है। आजम खान एक दफ़ा फिर नाकाम हुए हैं, LBW हुए पहली बॉल पर, और अब ये एक रिवायत से बन गई है या तो उनके रन 0 होते हैं और अक्सर पहली बॉल पर ही होते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल उनके ऊपर सवाल भी उठ रहा है। हमारे साथ 2 क्रिकेटर्स मौजूद हैं, अहमद शहजाद साहब और इमामुल हक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल पर हम उनसे बात करेंगे। अहमद शहजाद, अगेन टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ और ज़ाहिर एक बहुत कमज़ोर टीम के खिलाफ हुआ, तो कंसर्न्स भी ज़्यादा पैदा हो रहे थे कि पाकिस्तान ये कैसा खेल रहा है, मगर उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस, मगर आजम खान एक दफ़ा फिर फ्लॉप, कैसे देख रहे हैं? थैंक यू शाज़ेब भाई। शाज़ेब भाई देखिए, यूएसए का और पाकिस्तान का कोई मैच तो है नहीं, एंड जहां तक हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ये मैचेस जीतने हैं, ये लंबे मार्जिन से जीतने हैं। बिकॉज अगर लास्ट वर्ल्ड कप्स में आप देखें, पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में होता ये रहा कि हम दुआएं कर रहे होते हैं इन दी एंड ऑफ द डे कि अल्लाह करे वो टीम जीत जाए, वो हार जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बाबर बार बार बोलते हैं, टीम मैनेजमेंट भी बार बार बोलती है, वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो इफ वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो वही गलतियां बार बार कैसे हो रही हैं। एक दो फिर हमने देखा कोई डीमंस नहीं थे आज पिच में, कन्वेंशनल स्विंग हुआ 2-3 ओवर्स के लिए, रिजवान एज ऑलवेज वो खुल जाते हैं, मतलब कोई उनको कह के मर गए हैं लोग कि आपने खुलना नहीं है। जैसी बॉल थोड़ा सा बीच में पड़ के बाहर निकलता है वो खुल जाते हैं और उनकी स्लिप लगती है। इतने सीजन प्लेयर हैं, अभी तक उन्होंने अपनी इस गलती पे काबू नहीं पाया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि बाबर भी अर्ली ऑन जब खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि आज बाबर आजम खेल रहे हैं। बेतहाशा बॉल उनके सीधे बॉल पैड्स पे लग रहे थे, अंडर प्रेशर लगे हैं। 19 डॉट बॉल्स उन्होंने खेले हैं। बाद में आके क्योंकि 3 आउट, वो प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है जब सर्कल में स्कोर नहीं होता तो बाकियों पे आप प्रेशर डालते हैं। फखर ने आके ट्राई किया, वो भी आउट हो गए। उसके बाद एक पार्टनरशिप डेवलप हुई शादाब खान के साथ, जिसने एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आया पाकिस्तान की लाइनअप के लिए। इन दी एंड ऑफ द डे 160-65 रन इज नॉट बैड, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान अभी भी जीतेगा। लेकिन जो अप्रोच है ये देखने वाली है। हम लोग पहले भी अफगानिस्तान से हार चुके हैं, हम नेदरलैंड से हार चुके हैं, अब हम 7वें नंबर पे टीम अपनी ले गए हैं। और आज हमें जो देखने में मिल रहा था, हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम डोमिनेट करेगी यूएसए की टीम को, जो अभी बिल्कुल नए और आए हैं, ऐसा हमें देखने में नहीं मिला। क्रेडिट टू यूएसए, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपने डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सुबह में जब थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ 2 ओवर्स के लिए, उन्होंने उसका फायदा उठाया और मेक श्योर किया, अपनी फील्डिंग के जरिए कैचेस लिए हैं, प्रेशर डाला पाकिस्तान पे, उनको बैकफुट पे किया।
मैं और इमाम आप बताइएगा, 160 रन का टारगेट मिला है, अभी टोटल कैसा है इस पर भी मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले कंसर्न्स हैं आपके? टॉप ऑर्डर जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, ज़ाहिर कमज़ोर टीम है, आगे से हमें आगे मुश्किल मैचेस भी खेलने हैं, क्या कहिएगा? देखें, बिल्कुल कंसर्न्स तो हैं कि जब आप पहला टूर्नामेंट का मैच खेलते हो तो आप चाहते हो कि यार आप डोमिनेट करो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा एक अच्छा मैच है यूएसए से कि यहाँ पे हमारे जो बैट्समैन है वो डोमिनेट करेंगे, तो इनको आगे वाला जो मैच है इंडिया से उसमें एक बैट्समैन के जब अंडर बेल्ट पे रन्स होते हैं तो वो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में हमने देखा कि जैसे ही रिजवान का वो कैच हुआ, एक तो कैच से वो उनकी जो टीम है वो बहुत लिफ्ट कर गई, और उसके बाद हम अगले 4-5 ओवर उसी प्रेशर में खेले हैं, फिर आते के साथ उस्मान खान आउट हो गए, तो उसके बाद से हम पहले 6 ओवर का फायदा उठा नहीं सके। तो हमारे यहाँ बिल्कुल कंसर्न जरूर है, लेकिन अभी हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है। हमने देखा काफी हमने साइम को चांसेस दिए, उसके बाद हम उस्मान को लाए। तो हमारे पास सीजनल प्लेयर तो जो इस पे आप हेवीली डिपेंड करते हैं वो बाबर और रिजवानी, और मेरे ख्याल से बड़े स्टेज पे इन दोनों का बहुत अहम रोल है कि ये वाले मैचेस को छोड़ के आगे इन लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा। और देखें, जैसे अहमद भाई ने अभी कहा कि हाँ 160 भी यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन आगे वाले मैचेस के लिए हमारे लिए कोई रन रेट का प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, बाकी जगहों पे कोई खुदा ना खास्ता कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमें ये मैचेस जीतने भी हैं और एक अच्छी पोजीशन में जीतने के कि हम खुद से जो है किसी को मौका ना दे के यार हमारा वो वाला मैच ना हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने ये वाले मैचेस जीतने तो हैं, लेकिन हमने अच्छी डोमिनेटिंग सिचुएशन से जीतने और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल के जीतने। और अहमद, ज़ाहिर आज एक दफ़ा फिर आज़म खान नहीं परफॉर्म कर पाए, उन पर पहले भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है कि उन्हें पावर हिटिंग के लिए रखा गया है, पावर हिटिंग वो कर नहीं रहे, कहीं और उनसे फील्डिंग ना हो पाए इसलिए उन्हें विकेट कीपिंग कराई गई, मगर फिर उनकी विकेट कीपिंग पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे जिस तरीके से उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। किस तरह देख रहे हैं आप, आज पहला मैच है फिर फ्लॉप हो गए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास और कोई जिस नंबर पे आजम बैटिंग करते हैं कोई प्लेयर है नहीं जो कि कैन क्लियर द बाउंड्रीज। ये हमारे लिए बहुत, ये जो फैक्ट्री आपकी डोमेस्टिक है जहाँ से लेबॉर्ट्री से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। आपका एज बाबर आजम एज अ कैप्टन, उनका काम था कि अपनी मिडिल ऑर्डर को उन्होंने बनाना था। वो पिछले 5 साल से कैप्टनसी कर रहे थे, और जो कैप्टन होता है, लीडर होता है, अपनी टीम को वो फॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें यही देखने को मिला कि 2 नंबर पक्के हैं, एक रिजवान का ओपनर पक्का है, एक बाबर आजम का पक्का है, उसके बाद पिछले सारे फ्लोटर्स हैं। 6वें वाला 4थे पे आता है, 4थे वाला 7वें पे चला जाता है, 3रे वाला 5वें पे चला जाता है। आप एज ए टीम, एज ए बैट्समैन कभी भी सेटल नहीं हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम नाकाम रहे हैं अपना मिडिल ऑर्डर बनाने में, जिसकी वजह से आपको आजम खान को खिलाना पड़ रहा है मजबूरी तौर पे। ऑन दी अदर एंड देखें कि 19 डॉट बॉल खेले आज आपने, 19 डॉट बॉल एक T20 की टीम में बेशक आपके 2-3 जल्दी भी आउट हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल हैं। एक आधी इनिंग कभी कभार ऐसी हो जाती है कि आप फंस जाते हैं, समझ आती है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन जब आप पे सेम सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बेसिकली आप पीछे रह रहे हैं दुनिया से। इसमें और किसी का नुकसान नहीं है, सबसे पहले मुल्क का नुकसान है, उसके बाद आपका नुकसान है। और इमाम ये बताइएगा कि अब ज़रा मैं चाहूँगा आपसे आजम खान पे भी आप भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अब मसला ये है कि जिस तरह इस वक्त अहमद ने कहा कि उस नंबर पर खेलने वाला कोई है नहीं हमारे पास जो कि बाउंड्रीज क्लियर कर सके। अब एक प्रॉब्लम है कि उस नंबर पर कोई खेलने वाला नहीं है, बट आजम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या वो खुद एक प्रॉब्लम बन गए इस वक्त? देखें, हमें थोड़ा सा एज अ नेशन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आजम के लिए। देखें, अब इस वक्त यहाँ पे हमारा पहला मैच है और हमें पहले मैच में बहुत ज्यादा इस बात को जज नहीं करना चाहिए कि इसके बाद वो प्रॉब्लम बन गई है कि सोल्यूशन बन गए। अभी हमने टीम अनाउंस की है, ठीक है, उनके लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन देखिए अगर आपने साइम को भी हमने वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं, साइम अयूब भी, उनको भी हमने 20 मैचेस दिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं बने तो आजम कैसे प्रॉब्लम बन गए। और जहां तक अहमद भाई ने बिल्कुल सही बात की कि देखिए हमारे पास 5वें 6ठे नंबर पे हमने बहुत सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। आसिफ अली को हमने खिलाया, खुशदिल शाह को, तो अब आजम खान को एटलीस्ट हमें 3 से 4 मैचेस तो देने चाहिए। और देखें वो जैसे प्लेयर हैं अभी तक वो वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो है इंटरनेशनल में क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं हमें वैसा ही प्लेयर चाहिए जो बाउंड्रीज आराम से क्लियर कर सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट और ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उधर पे नंबर पे अगर वो आजम को बैक कर रहे हैं तो आई थिंक उनकी एबिलिटी है, तो इसीलिए वो बैक कर रहे हैं। और मुझे बताइएगा सर, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नज़र आ रही है, और यूएसए की जो बैटिंग है वो उस हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, तो ये टोटल अच्छा टोटल है, कोई डरने की बात नहीं है 160 रन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, डरने की बात तो है, बिकॉज अगर आप हमारी बॉलिंग की फॉर्म देखेंगे
पिछले जितनी भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड की सी टीम इधर आई थी, उन्होंने भी पिटाई की है। उसके बाद आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच हमें आयरलैंड ने मारा है, ना सिर्फ मारा है, अगले 2 मैचेस में भी एक में 190 स्कोर हमारी बॉलिंग को उन्होंने लगाए हैं, एक में 180 लगाए हैं, इनमें 170 और लगाए हैं। तो अगर आयरलैंड जैसी टीम से कंसिस्टेंटली हमारी बॉलिंग 190, 80, 75 स्कोर करवा रही है, और उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट भी आपने देखा कि पहले 6 ओवरों में इंग्लैंड ने हमें 75 रन स्कोर किए थे। सो ऑब्वियसली इस पिच को देखते हुए, जो कि अब बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, 160 को इतना स्कोर है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको बैटिंग में अपनी बॉलिंग को कुशन देना है। 190 वाला पिच है, 200 वाला पिच है, आपने वो करके देना है और फिर एक्सपेक्ट करना है अपने बॉलिंग से कि वो आपको डिफेंड करे। हर दफा आपकी बॉलिंग अब उस लेवल और उस कैलिबर की या उसकी फॉर्म जो है इस तरह की नहीं है कि वो 150 और 160 आपको डिफेंड करके देगी और फिर आप कहेंगे बॉलर्स डिडंट डू वेल। नहीं, आपको पहले बैटिंग में अपने पोटेंशियल पे खेलना है, इतने स्कोर बनाने हैं कि आपकी बॉलिंग डिफेंड कर सके। आपको इमाम समझते हैं कि कोई घबराने का वक्त है या ठीक है 160 डिफेंड हो जाएगा? देखिए, घबराने का वक्त तो है, क्योंकि देखें मुझे भी ये है कि हमारी जो बॉलिंग है वो पिछली जो इनकी फॉर्म है वो कोई इतनी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी है नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने, अगर आप देखें हमने पिछले कोई 10-8 मैचों में हमने कोई 140-50 डिफेंड नहीं किया हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और देखें यूएसए वहां की लोकल टीम है, वहां के लोकल, उनको वो शायद ग्राउंड्स को हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और उन्होंने आके देखें उनके लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। अगर उन्होंने आज पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली हरा दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी ये चीज होगी, तो उन्होंने खुल के खेलना है, उन्होंने जो है वो चीजें प्रॉब्लम नहीं करनी, उन्होंने जो है आके खुल के खेलना है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे 6 ओवर्स में वो अच्छा स्टार्ट ना ले पाए। अगर हमारे 1 से 2 विकेट्स हमें मिल जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच जो है इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप राय सुन रहे थे। प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 160 रन का टारगेट अच्छा टारगेट नहीं है, ये दोनों की राय है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई और आज पहली बार इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजिस से तफसीली मुकालमा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान ने आज की समाअत भी अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन की। समाअत के दौरान फारूक एच नाइक के बाद इमरान खान के साबिक वकील और अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए और दलाइल का आगाज किया। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि क्या आपके मौकिल 90 रोज के रिमांड से मुतमईन थे? नैब जिस अंदाज में गिरफ्तारियां करता था क्या वो दुरुस्त था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नैब में बहुत सी तरामीम अच्छी हैं, ना 90 रोज के रिमांड से मुतमईन थे, ना गिरफ्तारियों से मुतमईन थे। जो तरामीम अच्छी थी उन्हें चैलेंज नहीं किया गया। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे पूछा कि नैब ऑर्डिनेंस कब आया था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नैब का कानून 1999 में आया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि 1999 में किसकी हुकूमत थी, नाम लेकर बताएं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। परवेज मुशर्रफ से पहले नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसी तरह का एहतसाब एक्ट था। इस पर जैसे काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपके मौकिल की हुकूमत आई तो एहतसाब एक्ट बहाल कर देते। परवेज मुशर्रफ ने तो कहा था कि नैब का मकसद करप्ट सियासतदानों को सिस्टम से निकालना है। इमरान खान की दरख्वास्त में भी कुछ ऐसा ही था। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हमारी दरख्वास्त में किसी सियासतदान का नाम नहीं लिखा गया। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का ही एहतसाब चाहती थी। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया और जिन इदारों और शख्सियात पर नैब का कानून लागू नहीं होता, इससे मुताल्लिक नैब तरमीम नहीं की गई। पार्लियामेंट मौजूद थी, कानून साजी कर सकती थी। इस पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि 1999 से 2018 तक तमाम बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में रहीं, किसी सियासी जमात ने नैब कवानीन में ऐसी तरामीम नहीं की। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दीगर जमातें फरीक नहीं हैं, तरामीम पीटीआई ने चैलेंज की हैं तो उनसे ही पूछेंगे। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि चैलेंज की गई नैब तरामीम मखसूस तनाजुर में की गई हैं। करप्शन अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है, अवाम का पैसा लूटा जाना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नैब कवानीन का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर सिर्फ सियासतदान नहीं होते। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि सिर्फ मुंतखब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर नैब का इख्तियार क्यों रखा गया, गैर मुंतखब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर क्यों नैब का इख्तियार नहीं रखा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या आप सिर्फ सियासी एहतसाब चाहते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मैं आज बेंच पर और इंट्रा कोर्ट अपीलों के काबिल समाअत होने पर
दलाइल दूंगा। जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि नैब तरामीम से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं, क्या आपको नैब पर मुकम्मल एतमाद है, क्या आप 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन पर भी नैब की कार्रवाई के हामी हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुंतखब नुमाइंदगान की तैनात करदा अफराद भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, फैसले मुंतखब नुमाइंदे करते हैं, अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी करती है, इत्तफाक नहीं करता कि सियासतदान करप्शन नहीं करते। इस पर जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स के मुताबिक तो प्रिंसिपल अकाउंटेंट अफसर ही जिम्मेदार होता है। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पूछा कि अगर कोई सेक्रेटरी करप्शन से इनकार करे तो सियासतदान क्या कर सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर सेक्रेटरी अहकामात पर अमल करेगा तो हुक्म देने वाला वजीर कैसे करप्ट नहीं होगा। इस दौरान जैसे अतर मीर अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि गैर कानूनी हुक्म मानने वाला खुद जिम्मेदार होगा। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क सामने आने वाली जायदादें इस बात का सबूत हैं कि करप्शन हो रही है। इस दौरान जस्टिस काजी फैज़ा ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे अख्तियार में क्यों रखा गया है, ये समझ से बालातर है। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा JIT और फिर उनके मुकदमात में जस्टिस एजाजुल हसन के मॉनिटरिंग जज बनने का जिक्र हुआ। जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटरिंग जज थे। इस केस में JIT थी जिसमें ISI और MI जैसे ताकतवर इदारे भी थे। बताएं उस केस का क्या बना, उस केस में भी आप वकील थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ताकतवर इदारों की JIT में शमूलियत के बावजूद भी कुछ साबित नहीं हो सका। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने ख्वाजा हारिस से कहा कि ख्वाजा हारिस आप अपने मौकिल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरामीम कलदम हुई तो नुकसान आपके मौकिल इमरान खान का होगा। इमरान खान इस वक्त ज़ेरे इताब हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इमरान खान नैब समेत दीगर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद इमरान खान आज भी तरामीम का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान जानते थे कि तरामीम का लदम होने से उनके लिए मुश्किलात होंगी। इस दौरान जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान को अपने असासे आमदनी के मुताबिक साबित करने का कहेंगे तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं कि किसी को भी असासे आमदनी के मुताबिक साबित करने का कहा जाए। इस दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मुझसे कोई कहे कि अपने घर की रसीदें दो तो मैं नहीं दे सकूंगा। जायज़ असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। जैसे अतर मीर अल्लाह ने मजीद कहा कि क्या अब इमरान खान को कह दिया जाए कि पुराने कानून के तहत अपने असासे साबित करें, आप अवामी नुमाइंदों के लिए मुश्किलात बना रहे हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फैज़ा ने इमरान खान की हुकूमत में बार बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि एहतसाब का इतना ही सख्त मौक़िफ़ था तो फिर टैक्स एमनेस्टी क्यों देते रहे। बरतानिया में बरसों से जमहूरियत है, वहाँ तो टैक्स एमनेस्टी क्यों नहीं दी जाती। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये मुआशी फैसले होते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहता। इस दौरान जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने कहा कि आपको आइन से बताना होगा कि तरामीम से हुकूक कैसे मुतासिर हुए। तरामीम से तो नैब से ड्रेकोनियन इख्तियारात वापस लिए गए। इस दौरान जस्टिस काजी फैज़ा ने कहा कि आपने गोल्ड रोलेक्स पहनी हुई है, तफ्तीशी पूछे कि कहाँ से ली तो सारा बोझ आप पर आ जाएगा। तफ्तीशी का काम तो आसान हो गया, एमनेस्टी स्कीम देना क्या नैब कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं। जबकि जैसे काजी फैज़ा ने ख्वाजा हारिस से कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद नैब तरामीम पर बेंच कैसे बना, वजह बताएं। जैसे काजी फैज़ा ने सवाल उठाया कि आपको हमें दिखाना होगा कि तरामीम में गैर आइनी क्या था। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट में तय हो चुका कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बेंच इस फैसले का हिस्सा बन चुका है। इस दौरान जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि कार्रवाई हर मामले पर नैब ही करे, नैब पर इतना एतबार क्यों है। पार्लियामेंट ने असासों के सेक्शन को सिर्फ स्ट्रक्चर किया, चाहती तो उसे हज़फ भी कर देती। आप चाहते हैं कि असासों के सेक्शन से करप्शन की शर्त निकाल दें, सिर्फ आमदनी और असासों में फ़र्क होना काफ़ी है। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज़ा ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने एक लिस्ट जमा कराई थी। लिस्ट में बताया गया था कि 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने नैब तरामीम की थी। मखदूम अली खान के मुताबिक वो तरामीम करें तो गलत, अगर PTI करे तो ठीक। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं 2019 की तरामीम पर बाद में बात करूंगा। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालतों से तमाम रेफरेंस वापस हो गए। इस दौरान जस्टिस काजी फैज़ा ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि एमनेस्टी जारी करके यही काम करें तो ठीक कैसे हो गया। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि एमनेस्टी मुख्तलिफ चीज़ होती है। जैसे काजी फैज़ा ने रिमार्क्स दिए कि एमनेस्टी इंतजामी फैसला है, तरामीम पार्लियामेंट ने की है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि एमनेस्टी से फौजदारी कार्रवाई ख़त्म नहीं हो जाती। इस दौरान जस्टिस अतर मीर अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि हुकूमत जुर्म ख़त्म कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। मसला यह है कि सियासी क़यादत ने कुछ नहीं सीखा। क्या बरतानिया में कोई नैब जैसा इदारा है, फिर नैब पर आपको इतना एतमाद क्यों है। इसके बाद ख्वाजा हारिस के इस केस में दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अदालत ने एक बार फिर वक्फा लिया। इस बार वक्फे के बाद बानी PTI इमरान खान ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था। इससे पहले जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान दलाइल के लिए आए तो पूछेंगे कि नैब से मुतमईन है या नहीं।
मुख्तसर वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने दलाइल का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से पूछा कि क्या आप हमें सुन सकते हैं, क्या आप केस से मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं आपको सुन सकता हूँ। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने लिखा कि मैंने गुज़िश्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप उर्दू में बात करें तो बेहतर होगा। इस पर इमरान खान ने उर्दू में बात करते हुए कहा कि मुझे तकलीफ हुई, कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार कैरेक्टर का हूँ, इसलिए समाअत बराह रास्त नशर नहीं की जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आपने उस फैसले पर जरसानी दायर करनी है तो कर सकते हैं, अभी आप अपने केस पर रहें। इमरान खान ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ, तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा, मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशाखाना के तोहफे की कीमत कम लगाई, 2.25 करोड़ की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए की बताई गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं कहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तफाक नहीं होता तो थर्ड अंपायर तैनात करता है, नैब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। इमरान खान ने कहा कि बरतानिया में जमहूरी निज़ाम, अखलाकियात, कानून की बालादस्ती और एहतसाब पर कायम है। इस मौके पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तो तरमीम नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि इमरान खान साहिब इन तरामीम को कलअदम करने की कोई वजह नहीं थी, नैब से मुताल्लिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है। इमरान खान आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा। इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे साथ 5 दिन में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा। जिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि जेल में जाकर तो मजीद मेच्योरिटी आई है। इमरान खान ने कहा कि मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ, नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की ज़रूरत है, दुबई लीक्स में भी नाम आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इस मौके पर जिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि इमरान खान आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें, जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि भारत में केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई, मुझे 5 दिनों में ही सज़ाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। जिस जमाल बंदूखेल ने पूछा कि तो सियासी निज़ाम किसने बनाना था। जिसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जिसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमारी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने साइफर केस का हवाला देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रोक दिया और कहा कि साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा यही खदशा था कि ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना कर दें। इस मौके पर जस्टिस अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे, मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिरा दी गई थी, पार्लियामेंट जाकर उसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहिब आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एमनेस्टी दे देते हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हमने हुकूमत में आकर ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे, डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इस मौके पर जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि फारूक नाइक साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं मगर आप सियासतदान भी एहसास करें। इस पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। दौरान समाअत इमरान खान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि चेक करवा लें मुझे कैसे रखा है और नवाज शरीफ को कैसे रखा था। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ तो अब जेल में नहीं, उनका मामला कैसे चेक करें, आप कहें तो हम आपकी सहूलियात खुद चेक करवा सकते हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि जी प्लीज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे, अपना इनपुट दिया, आपका शुक्रिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान से पूछा कि क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब ने रेकॉर्डिंग केस में 10 अरब डॉलर्स की रिकवरी कैसे लिख दी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेज पेश की, हम ऐसे गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब के ये वाले प्रोसिक्यूटर आइंदा इस अदालत में ना आए। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को मजाक ना समझें,
आपको ऐसी रिपोर्ट लिखते हुए शर्म आनी चाहिए थी। नैब की बजट स्टेटमेंट कहा है। इसके बाद अदालत ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाक और सूबाई हुकूमतों की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने आज की समाअत के तहरीरी हुक्म में लिखवाया कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेज़ात जमा करवानी है तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। नैब का 10 अरब डॉलर्स की रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेज़ात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। आज केस की समाअत 11:30 बजे से 6:15 बजे तक जारी रही और इस दौरान समाअत में 3 दफ़ा वक्फे भी किए गए। पहले अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, फिर इमरान खान ने दलाइल दिए और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और खबर आपके सामने रखी। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से IMF की तर्जुमान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में IMF का स्टाफ पाकिस्तान गया था, जो 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल तक पहुंचने के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। होम ग्रोन प्रोग्राम पर नए इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ IMF की तरफ से हुकूमत को इंतहाई सख्त शराइत का सामना है और इतलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात में IMF अगले माली साल के लिए 12,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने पर इसरार कर रहा है, जबकि FBR 12,500 अरब रुपए का हदफ रखना चाहता है। हुकूमत मुसलसल ये दावा करती रही है कि तनख्वाहदार तबके पर अब मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, दीगर सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, मगर माहाना 5 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों पर IMF की तरफ से टैक्स की शरह में 10% इजाफे के मुतालबे की इतलात सामने आ रही हैं। रोजनामा द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सेल्स टैक्स में 1% इजाफे का मुतालबा है, जिससे 180 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा करने की तवक्को है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स पर सेल्स टैक्स का अलग अलग रेट रखने की बजाय तमाम सेक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके एक ही रेट रखने का मुतालबा है। एक्सपोर्ट्स के अलावा तमाम सेक्टर्स पर सेल्स टैक्स सस्ना खत्म करने का मुतालबा है। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी पर स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट लगाने का मुतालबा किया गया है। इतलात आ रही हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में IMF से मुतालबात नरम करने का मुतालबा कर रही है, मगर IMF का रवैया बहुत सख्त है। हुकूमत खुद दावा करती रही है कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे, नए सेक्टर्स पर टैक्स लगाएंगे, जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। मुल्क को बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएंगे हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो GDP का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की GDP का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। इसकी एक और मिसाल हमारा ज़राई शोबा है जो मईशत का 23% है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 0.2% टैक्स ही हासिल हो पाता है। दूसरी जानिब बैंक्स और इंश्योरेंस इदारे हैं जो मईशत का 2% होने के बावजूद मजमूई टैक्स का 14% हिस्सा देते हैं, जबकि होलसेल रिटेल सेक्टर हमारी मईशत का 18% हिस्सा रखने के बावजूद हमारे मजमूई टैक्स में 6% हिस्सा ही डालता है। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए जाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो।